नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। फिर से 8 बजे की अपनी क्लासें जो है नियमित हो चुकी है। और मैं तो पहले भी नियमित रहता था, आप लोगों को नियमित रहने की जरूरत है। हाँ, अपन समझते हैं कि बीच में वैकेंसी का दौर इतना नहीं था तो नियमित रहना भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजें देखनी होती है विद्यार्थियों को भी, उनके भी घर परिवार हैं, सारी चीजें हैं, रिश्तेदारी है, सब कुछ देखना होता है। लेकिन अब तो नियमित रहना पड़ेगा बेटा जी। अब वैकेंसी का दौर आ गया है और तगड़ा वाला आने वाला है। सीईटी के एग्जाम आप लोगों को पता है, सभी को देने हैं। आ गया दौर। रीट प्री का एग्जाम बहुत जल्द होगा। रीट मेंस भी आप लोगों के 1 साल के अंदर अंदर होगा। यदि आप एग्जाम निकालना ही चाहते हो तो रीट मेंस की भी जैसे तैयारी अभी से कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बेसिक चीजें क्लियर करो, मूल किताबें क्लियर करो, अपने सिलेबस पे पकड़ बनाओ, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ। ये सारी चीजें आप अभी से करोगे तब ये जो कंपटीशन का लेवल है इसको क्रैक कर पाओगे। मेरी नियमितता पे तो आप संदेह मत करना, मैं रहता हूं नियमित, 5 साल से नियमित हूं। हाँ, कभी 2-5 दिन जैसे फैमिली के साथ में इधर उधर गए तो वो भी कह कर जाता हूं आप लोगों से, है ना, बिना बताए कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को नियमित रहना ही रहना है यदि सिलेक्शन चाहते हो। अभी चतुश्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट आ चुका और मेरे पास में बहुत सारे मैसेज, सैकड़ों मैसेज आए हुए हैं। स्क्रीनशॉट मैं नहीं डालता, लेकिन आप सभी जानते हो कि जितने चयनित है वो कहीं ना कहीं यहां से पढ़े हैं, किसी न किसी मुहिम से यहां से पढ़े हैं। लेकिन अपने पेड कोर्स बेचने नहीं होते तो हम ज्यादा स्क्रीनशॉट यूज करते नहीं है। लेकिन मेरे पास में मेल आईडी, मेरे पास में व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं सभी चयनितों के। तो आप सभी को, जो चयनित हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप अपने आगे के टारगेट को फोकस करते हुए अच्छी तरीके से सेवाएं दी। और आप जो अभी तक चयनित नहीं हुए उनको भी चयनित होना है, तो इसके लिए नियमित पढ़ना पड़ेगा भाई। आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थंबनेल में लिखा है महल स्थापत्य। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आज अपन जो जो पढ़ेंगे वो आप लोगों के महल भी पढ़ेंगे, आप लोगों के हवेलियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। हवेलियां भी पढ़ेंगे और अपन जो है छत्रियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, छत्रियां भी पढ़ने वाले हैं। और अपन जो है कलात्मक जल के स्रोत भी पढ़ने वाले हैं। कलात्मक जल स्रोत। अब कलात्मक जल स्रोत क्या होते हैं? जिसके अंदर कला संस्कृति की भी पहचान देखने को मिले और जल पानी के संग्रह के लिए बनाए गए, यानी कि बावड़िया, यानी कि स्टेप वेल्स। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये अकॉर्डिंग टू आरबीएससी जो दे रखा है कक्षा 10 की किताब में, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कक्षा 10 की किताब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैंने महल का टॉपिक जो कंटिन्यू जो भी वैकेंसी के बैच करवाए हैं यूट्यूब पे ही करवाता हूं मैं, तो उनमें महल के टॉपिक स्पेशल दिए, 2-3 क्लासें दी हैं। हवेलियों का टॉपिक स्पेशल दिए, कम से कम 2 क्लास दी है। छतरियों की स्पेशल टॉपिक करवाए हैं और बावड़ियों का स्पेशल करवाया, तो ये कम से कम 5-7 क्लास में मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, यानी वो है पूरी डिटेल। अब आरबीएससी को भी अपन छोड़ना नहीं चाहते, तो इसमें जो चीज दे रखी है वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसको कंप्लीट करते हुए भी आरबीएससी कक्षा 10 की किताब में जो दे रखा है उसके अलावा ही आप लोगों को मैटर और मिलने वाला है। 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, आज इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए टावर 42वीं क्लास है भाई, आरबीएससी बैच रे, ध्यान रखियो। सब पहली पहल देखो क्या लिखियोड़ो, राज प्रसाद। मैं जब छोटा नहीं तो ए राज प्रसाद या ए यूं लिखियोड़ा नहीं, प्रसाद होता है। मैं बोलचाल में मैं भी प्रसाद ही बोलता हूँ, लेकिन छोटा टाबर आज ही टाइम प्रसाद ही बोलता है। क्या राजा दे जी को प्रसाद, वो राज प्रसाद। लेकिन राज प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। ठीक है, कि महल जो वो रहने वाली महलों की, तो महल स्थापत्य जो है ध्यान रखना। अब देखो महल क्या होते, किले हैं, किलों के अंदर भी अलग अलग महल बना दिए। किले हैं तो किसी रानी को क्या महल पसंद आएगा वो बना दिया, किसी जो है पटरानी को ये पसंद आएगा, दूसरे रानी को ये पसंद आएगा, मेहमानों के लिए ये है। तो आप अधिकांश किलों के अंदर देखोगे फूल महल, फतेह महल, ऐसे नाम से कई सारे महल बनाए जाते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, ये भी महलों के अंदर आते थे। दीवाने आम के अंदर जो है आम साधारण जनसभा लगती थी, और दीवाने खास के अंदर अधिकारी जो है वो बैठक करते थे। तो ये दीवाने आम और दीवाने खास भी महल हुआ करते थे। इसके अलावा अलग अलग कई मंजिला महल देखने को मिलेंगे। पंचमहल के 5 मंजिल है तो पंचमहल हो गया। जल महल पानी के अंदर बना हुआ है तो जल महल हो गया। कॉमन नाम इस तरीके से होते थे, लेकिन कुछ क्षेत्र के वो विशिष्ट नामों के अंदर बदल जाते थे। ठीक है, अब देखो इनकी क्या विशेषता रही है। पूर्व मध्यकाल के राजभवन देखें तो प्रमुख स्थान कौन से? मेनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों पर इस काल के राजभवनों के अवशेष मिले। इसी चीज को सोचो कि एग्जामिनर इसी चीज से, इस लाइन से प्रश्न बनाना चाहे तो क्या कहेगा कि पूर्व मध्यकाल के राजभवन निम्न में से किस स्थान पे नहीं मिले? 3 ऑप्शन सामने दे रखे हैं, कौन कौन से हैं आपके? मेनाल, नागदा और आमेर। दूसरा दे देगा आप लोगों को, कोई भी उठा के दे देगा, डी दे दिया मान लो।
तो यहाँ पे यानी कि वो एग्जामिनर क्या कर रहा है, आजकल आरबीएससी की किताब की एक एक लाइन को पकड़ रहा है, तो अपने ऑलरेडी पहले ही देख लेते हैं कि हाँ ये चीज है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो, पूर्व मध्यकाल से लिंक करते हुए पूछ सकते हैं, सीधी सट बात है, जो पैटर्न चल रही हो वो बता रहा हूं मैं था, ठीक है। विशेषताएं देखिए, इसमें क्या होता था, इसमें छोटे छोटे कमरे होते थे और छोटे छोटे दरवाजे होते थे, खिड़कियों का अभाव पाया जाता था, ये विशेषता हो गई इसके अंदर। और भाई साहब प्रश्न दे दे, एग्जामिनर दे रहा है इस तरीके से, बारीकी से प्रश्न दे रहा है। कब ये दे दिया, पूर्व मध्यकाल के अंदर खिड़कियों, बड़ी खिड़कियां देखने को मिलती थी, ऐसे दे दिया, और असत्य छांटना है, तो छांटना तो यही है कि खिड़कियों का अभाव था, खिड़कियां थी नहीं, दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इसकी मुख्य विशेषता रही है, ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हैं अपन, आरबीएससी की किताब पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर बता रहा हूं, यदि आपकी जगह मैं भी पढ़ूं, अपन क्या करते हैं, ठीक है ये पढ़ लिया, ये विशेषता है, ये थोड़ी पूछेगा एग्जामिनर है, छोड़ो इन आगे बढ़ो रे, कोई फैक्चुअल चीज है जिन याद करा वही करा। लेकिन क्लास का फायदा ये होता है, क्योंकि भाई साहब मैं थारा ध्यान देवा रही आते हैं कि खिड़कियों का अभाव है भाई, छोटे कमरे छोटे दरवाजे, ये ध्यान रखना है, बरामदों से जो है कमरे जुड़े हुए, इसकी विशेषता है, दो किनारों के बरामदे से जोड़ा गया है, ये मुख्य विशेषता है। तो ये क्या होगा कि चीर स्थायी दिमाग में बैठ गई। अब आपके पूर्व मध्यकाल का राजभवन पूछ रही है, तो भाई साहब गलत नहीं करके आना, क्या है, कुछ भी तो नहीं है इस पे, एक स्लाइड पे जो है सर आप लिख के लिया है और बता रहे हो, लेकिन यही चीज जो है याद हो जाती है, बस यही यहाँ की खासियत है। मैं कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करता कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया विद्यार्थियों के, मैं तो कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि यहां से पढ़ने वाले बच्चे को याद हो जाए चीज। तो याद हो गई ना, ये ले स्क्रीनशॉट, आगे देखो। अब मध्यकाल में परिवर्तन और मुगल प्रभाव क्या रहा है, आर्थिक समृद्धि। तो मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, अब ये क्या था, ये देखो ये क्या था, पूर्व मध्यकाल, इसमें क्या थे, छोटे छोटे कमरे थे, ठीक है, और छोटे छोटे दरवाजे। फिर मध्यकाल आया, मध्यकाल में क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई, तो राजप्रसाद कैसे हुए, विशाल हुए, विशाल भव्य और सुसज्जित बनने लगे। अब पैसे ज्यादा है तो कोई एक मंजिल का मकान बनाता होगा तो वो थोड़ा बड़ा बनाएगा, ऊंची दीवारें लेगा, ताकि उसका लुक आए अलग से। महल जैसा लुक कैसे आता है, महल कैसे होते हैं, महलों की दीवारें छोटी नहीं होती, महलों की दीवारें ऊंची होती है, क्योंकि ऊंची दीवारों से हमेशा जो है वो भव्यता प्रदर्शित होती है, और ऊंची दीवारों का फायदा भी है, ठंडा रहता है, सब कुछ फायदा है। तो भव्यता जहां पे देखने को मिलेगी, यदि घरों की भी छतें जहां पे ऊंची है तो वहां पे वो घर भव्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, पैसे आ गए, तो पैसे आने से ये विशेषताएं आ गई कि विशाल और भव्य और सुसज्जित बनने लगे। कुंभकालीन राजप्रसाद कैसे होते थे, ये सादे सरल थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट और शिल्प में बदलाव आया है कुछ। मुगल प्रभाव की शुरुआत कैसे होती है, 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ, तो यहाँ के महलों की स्थापत्य कला पर उसका गहरा प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। अगर मुगल प्रभाव की बात करें कि यहाँ मुगल प्रभाव से क्या क्या देखने को मिला, फव्वारे मुख्य विशेषता है, क्या फव्वारे मुख्य विशेषता है। तो देखो फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, अब बाग बगीचे भी चार शैली कहा जाता है, एक इसको क्या कहा जाता है, चार शैली कहा जाता है। इसमें जो है बाग बगीचे बने, चार शैली में कैसे होते हैं, ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ एक बगीचा, यहाँ एक बगीचा, यहाँ एक बगीचा, यहाँ एक, तो चार शैली के अंदर बाग बगीचे बने होते थे। बेल बूटों के अलंकरण देखने को मिलता, संगमरमर यानी मार्बल का प्रयोग देखने को मिलता, ये लिखा हुआ है आपके मेहराब, ठीक है, मेहराबों का प्रयोग देखने को मिलता, और गुंबद देखने को मिलते थे, ठीक है। ये देखो संगमरमर के ऊपर बेल बूटे बनाए हुए, मार्बल, मार्बल यानी संगमरमर। ताजमहल किसमें बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है आप लोगों के मार्बल संगमरमर पे बना हुआ है। तो यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी, मुगल प्रभाव से क्या, फव्वारे और बाग बगीचे, ये मुख्य विशेषता रही है। क्या ध्यान रखोगे, फव्वारे और बाग बगीचे ये मुख्य विशेषता रही है मुगल प्रभाव के आने से। पूर्व मध्यकाल में छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, मध्यकाल आते ही आर्थिक संपन्नता आई, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी ऊंची दीवारें, बस ये याद होगी चीजें, ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुगल प्रभाव वाले प्रमुख महल कौन कौन से हैं, मुगल प्रभाव वाले, तो देखो अमर सिंह का महल है, कर्ण सिंह का जग मंदिर है, वो भी बना है, वो भी मुगल प्रभाव से। जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रीतम निवास महल किसके काल का है, जगत सिंह द्वितीय के काल का है, और मुगल प्रभाव पड़ा है। और जग निवास महल, ये सारे उदयपुर के जो मुगल प्रभाव की इमारतें, कौन कौन से, अमर सिंह का महल है, कर्ण सिंह का जग मंदिर है, प्रीतम निवास महल है, और जग निवास महल है, ठीक है। फिर देखो आमेर के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास। आम, दीवाने आम किस लिए होता था, जन साधारण के लिए, जन साधारण की सुनवाई के लिए, जन साधारण के लिए। दीवाने खास किसके लिए होता था, यहां पे क्या होते थे, अधिकारी गण बैठते थे,
अधिकारीगण बैठते थे, अधिकारियों की मीटिंग होती थी, दरबार जिसको अपन कहते हैं दरबार लगता है, तो वो दरबार जो है वो यहाँ पे लगता था, ये ध्यान रखना है। बीकानेर के अंदर कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल और रंग महल इसके अंदर आते हैं। जोधपुर के अंदर जो प्रभाव पड़ता है वो फूल महल पे पड़ता है। यदि जोधपुर पे और चीजें देखो, जोधपुर में महल तो और भी, फतेह महल है जोधपुर के अंदर, खपका महल है जोधपुर के अंदर, बहुत सारे महल है जोधपुर के अंदर, तख्त विलास महल है, तो खूब सारे, बाकी जगह भी खूब सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मुगल प्रभाव वाले प्रमुख महल। ये टॉपिक यहाँ इस किताब के अंदर अलग से दरका है। यदि महल पढ़ने जाते तो अपन महलों में महल सबसे पहले ताजमहल पढ़ते हैं। हाँ, ताजमहल क्या, राजस्थान के अंदर हवा महल पढ़ते हैं, है ना, 1799 के अंदर जिसका निर्माण करवाया, 1799 में निर्माण कराया, जो उस्ताद लालचंद्र उस्ताद जो थे वो इसके वास्तुकार थे। तो ये पढ़ते हैं अपन के भैया ये 5 मंजिला है, शरत रतन विचित्र प्रकाश हवा इसकी मंजिलें है वो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दे रखा है। अब ये जो आप कह रहे हो कि गुरुजी ये पढ़ाओ, तो ये पढ़ा चुके हो भाई, थे लिखो राजस्थान का महल जीजीडीबी में पढ़ा चुके हो, मैं पूरी एक एक चीज पढ़ा चुके हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आरबीएससी को टारगेट करते हुए इस तरीके से पढ़ेंगे। बाकी मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आज की एक क्लास में जो चीज पढ़ रहे हैं वो मैं 7 क्लासों में अलग अलग डिटेल में करवा चुका हूँ। तो यदि आपने नहीं देखी है ना, तो इसका मतलब आप अभी तक जागरूक नहीं हुए हो। बाकी जनता जागरूक है, तो पढ़ने वाली 90% जनता देखी होड़ी चीज। तुम्हारा ध्यान है कि गौरव सर जो पढ़ा हुआ है, जो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, और पूरी पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ जो कोई एग्जाम में आवे, सीधी सट बात है। और क्लास है अपनी न तो हम बेचते हैं और न कोई खरीद पाता है, सीधी सट, नहीं बेचते हैं। हमारी क्लास जीजीडी की क्लास आज दिन तक कोई नहीं खरीद पाया, चाहे उसके पास में करोड़ों रुपए हो तो भी वो हमारी क्लास नहीं खरीद पाया। ये कहने वाला मैं एकमात्र शिक्षक हूं राजस्थान के अंदर यूट्यूब के अंदर कि मेरी क्लास कोई खरीद नहीं पाया, क्योंकि मैं बेचता ही नहीं। बेचते नहीं तो खरीदेंगे कैसे, सीधी सी बात है। लो, इसका मतलब बहुमूल्य नहीं अमूल्य हो गई क्लास, वो भी स्क्रीनशॉट लो। देखिए 17वीं सदी के पश्चात का काल, पूर्व मध्यकाल पड़ा, मध्यकाल पड़ा, अब 17वीं सदी के पश्चात जो है क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे नोट्स मेकिंग पैटर्न आप लोगों को आरपीएससी की किताब चाहे आप 10 बार पढ़ लो 10वीं की, आपको ये नोट्स मेकिंग पैटर्न समझ में नहीं आएगी उसके अंदर कि किस तरीके से पढ़ना है। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न सीधी याद, ठीक है। अब देखिए 17वीं सदी के बाद कोटा, बूंदी, जयपुर आदि महलों में स्पष्ट रूप से मुगल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। कहां पे, कोटा, बूंदी और जयपुर के अंदर 17वीं सदी के बाद, ठीक। यहां पे जो है मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। महलों की नई संरचना है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारह दरिया, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि मुख्य जगह मिलने लगी इनको। ये सारी चीजें जो है महलों के अंदर शामिल होने लगी, जिससे पता चला कि मुगल प्रभाव पड़ रहा है भाई साहब, यहाँ पे मुगल प्रभाव पड़ रहा है। प्रमुख उदाहरण इसके, तो इस शैली में महलों में जयपुर का सिटी पैलेस और उदयपुर का सिटी पैलेस प्रमुख है। अब जहां जहां पे सिटी पैलेस नाम आएगा तब ध्यान रखना कि वर्तमान के अंदर राज परिवार का निवास, ठीक है, राज परिवार का निवास सिटी पैलेस के अंदर होता है। जयपुर के अंदर भी सिटी पैलेस है, उदयपुर के अंदर भी सिटी पैलेस है, ठीक है, चंद्रमहल के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपके सिटी पैलेस के अंदर राज परिवार निवास करता है। पिछोला के किनारे है उदयपुर के अंदर, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डीग के महल, अब डीग के महल जब जब आ जाएगा तो डीग के अंदर जाने जाते हैं जल महल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, डीग को वैसे भी क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी, क्या बोलते हैं, जल महलों की नगरी। अब इसमें जो है देखो नए टावर जितने भी है वो ध्यान देना। जब जब डीग के जल महल पूछे तो सब पहली पहल बता दूं, डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया, तो राजा सूरजमल। अब आप लोगों के दिमाग में बदन सिंह आ रहा था, आ रहा था, बिल्कुल आता, मेरे भी दिमाग में पहले ऐसे ही आता था जब मैं प्रारंभ में जो है कुछ किताबें पढ़ी, फिर जैसे जैसे पढ़ने का दायरा बढ़ाया था पता चला कि डीग के जल महलों का निर्माण भी किसने करवाया, सूरजमल जाट ने करवाया। फिर बाद में जो है उनको आगे बढ़ाया या कुछ और महल बनवाए वो बदन सिंह ने बनवाए। तो डीग के जल महल, फिर जल महलों के अंदर जो है और बनाए ना, तो बदन सिंह, तो बाद में बदन सिंह एक एग्जाम में पूछा, उसके बाद में बदन सिंह मानने लगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जल महलों का निर्माण पहले सूरजमल जाट ने करवाया, फिर बदन सिंह ने भी करवाया, ठीक है। तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक। उपनाम, इन्हें जल महल भी कहा जाता है, और इन महलों के चारों ओर छज्जे यानी कॉर्निस बने हुए और एक अलग और आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो ये आप लोगों को ध्यान रखना, छज्जे बने हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, कार्निस बने हुए हैं इस तरीके से। तो ये जो है ये जल महलों की विशेषता है। लो स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो महल अपन पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, महल पढ़ते हैं, महल की विशेषता पढ़ते हैं, लेकिन महल के अंदर काल के अनुसार क्या प्रभाव पड़ता है वो नहीं पढ़ते। और आजकल प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस तरीके से अपने को ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़े। ओके, देखिए अब आते हैं अपन हवेली स्थापत्य पे। अब देखो महलों के अंदर आप लोगों के ये दे रखा है आरबीसी में जो अभी अपन ने पढ़ा। अब आते हैं अपन हवेली स्थापत्य। वहां क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है, मैंने 3-4 स्लाइड में नोट्स बना के आप लोगों को करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं हवेली स्थापत्य में। देखो हवेली निर्माण की शुरुआत कहां से हुई, राजस्थान के नगरों और सामंतों और सेठों के भव्य हवेलियां बनाई नगरों में। ठीक है, क्या किया, अब सामंत और सेठ जिसके पास में पैसा है वो क्या करेगा, घर बनाएगा, घर थोड़ा सा बड़े लेवल पे बनाएगा, हवेली क्या कहते हैं, हवेली बना दी इसने तो। और व्यापारियों के पास में पैसा था, व्यापारियों को भी सुरक्षा भी चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है इन्होंने ये चीजें बनाई। हवेली जो है ये किसने बनाई, ज्यादातर व्यापारी और धनिक शेठों ने बनाई है। परंपरा का प्रसार देखो, जयपुर की हवेली परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई है। अब जयपुर की हुई है, शेखावाटी के अंदर भी विस्तार देखने को मिलता है। शेखावाटी में तो बहुत सारी हवेलियां देखने को मिलती है, जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगी बहुत सारी हवेलियां। तो ये ध्यान रखना है, जयपुर से प्रेरित होकर शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांवों में विशाल हवेलियों परंपरा का जो है नींव डाली। अब देखो शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत जयपुर से हुई है, लेकिन यहां से प्रेरणा लेके, क्योंकि शेखावाटी पास पड़ता है जयपुर के, तो वहां पे जो है यहाँ के धन्ना सेठ जितने थे उन्होंने शेखावाटी के अंदर जो है हवेलियां बनानी शुरू कर दी। शेखावाटी फिर आगे निकल गया, फिर बाद में शेखावाटी इस मामले में आगे निकल गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो प्रमुख कस्बे कौन कौन से शेखावाटी के, तो रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़। अब रतनगढ़ ये चूरू में आ गया, सरदार शहर आ गया, लक्ष्मणगढ़। इन सब के अंदर जो है आप लोगों को भरपूर हवेलियां देखने को मिलेगी, हवेलियां देखने को मिलेगी। अब हवेलियों की क्या होती है, दीवारें बड़ी होती है, तो दीवारों पे क्या कर लेते हैं, चित्र बना देते हैं। तो भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं हवेलियों के अंदर, हवेलियों के अंदर भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं। ये दो चीजें ध्यान रखनी है अपने, यही तो चीजें ध्यान रखनी है। अब कुछ विशेषताएं भी देखते हैं अपन हवेलियों की, प्रमुख हवेलियां कहाँ कहाँ की कौन सी है, क्या क्या विशेषता रही है, तो ये ध्यान रखना है। पहले जैसलमेर की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है, पटुओं की हवेली 5 मंजिला हवेली है जो आप लोगों के, नथमल की हवेली है ना, सालिम सिंह की हवेली है। तो बहुत सारी चीजें जो है अपने को अभी पढ़ेंगे, अपन पढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक ठाक ब्रो। देखो अब जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां, एक तो जैसलमेर की हवेलियों की विशेषता है पीले पत्थर में बनी हुई है। कैसी है, पीले पत्थर में बारीक कटाई और नक्काशी देखने को मिलती है यहाँ। अब यहाँ पे देखोगे तो आप जैसे सालिम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। अब सालिम सिंह की हवेली जो है ना, यहाँ पे जो है 7 खंड तो इसके हैं, यदि 7 खंड तो देखोगे तो पत्थर के हैं, ठीक है, पत्थर के। और एक खंड इसका जो है ऊपर का वो लकड़ी का बना हुआ है, क्या है, लकड़ी का है। ये इसकी विशेषता रही है। सालिम सिंह की हवेली का पूछते हैं तो जैसलमेर के अंदर। नथमल की हवेली पूछते हैं, अब नथमल की हवेली जो है वो दो भाई हाथी और लालू, ये एक बार पूछा गया प्रश्न, हाथी और लालू, ये ध्यान रखना, इनके द्वारा बनाई गई है। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पटवों की हवेली और कौन सी है यहाँ जैसलमेर के अंदर, पटवों की हवेली ये, ठीक है, पटवों की हवेली कितनी है, 5 मंजिला है। ये कैसी है, 5 मंजिला है ये। और इसके अंदर देखोगे आप तो हिंदू, मुगल, ईरानी और यहूदी चारों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है पटवों की हवेली में। हिंदू, मुगल, ईरानी और यहूदी चारों शैलियों का प्रभाव इसके अंदर पटवों की हवेली में देखने को मिलता है। ये भी जैसलमेर के अंदर है। ये सारी चीजें अब ये नहीं दे रखी, बताओ आप क्या विषय में, लेकिन लिख लेना, बताइए मैंने, लिख लेना, या फिर हवेली वाली क्लास जो मैंने पढ़ा रखी है उसको अच्छे से देख लेना बाद में। विशेषता देखिए, ये हवेलियां पत्थर की जाली और महीन कटाई के कारण दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध है। जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह, नथमल, पटवों की हवेली, ये मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। हवेलियों का शहर भी कहते हैं वैसे से। अन्य क्षेत्रों की हवेली देखो, बंसी पत्थर की हवेलियां। अब बंसी पत्थर कहां से मिलता है, बंसी पहाड़पुर का एक पठार है, क्या है, बंसी पहाड़पुर, ठीक है, यहां से मिलता है। करौली, भरतपुर और कोटा की हवेलियां बंसी पत्थर से बनी हुई है, बंसी पत्थर से बनी हुई है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सूरसेन वाले क्षेत्र के अंदर ये बनी हुई है। विशेषता, ये अपनी कलात्मक जो है संगतराशि, ठीक है, यानी स्टोन कार्विंग,
इसके कारण जो है अद्भुत कला लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। कलात्मक, ये इसको इस तरीके से लिख दो, यहां पे इसको काट के ये लिख दो तरासी, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। तरासी मतलब तरासना, तरासी मतलब तरासना, इसको इस तरीके से तरासा गया है कि ये कलात्मकता लिए हुए हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। बंसी पत्थर से कौन कौन सी है? करौली की हवेली है, भरतपुर की, और कोटा की हवेली के अंदर बंसी पत्थर की कारीगरी देखने को मिलेगी। अब देखो धार्मिक प्रभाव देखें तो वैष्णव मंदिर यानी कि शैली देखिए, बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बने। अब जैसे नाथद्वारा चले जाते हैं, नाथद्वारा के अंदर कौन सी संगीत वगैरह कौन से प्रसिद्ध है? हवेली संगीत, हवेली शैली है वहां पे। मंदिर देखोगे तो मंदिर हवेलियों जैसे बने हुए हैं वहां पे, तो वहां पे जो है हवेली शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो ये हवेली शैली के आधार पे इसी कारण विशाल हवेलियां आज जगह जगह मंदिरों के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कहां का? जहां पे अपने श्रीनाथ जी के मंदिर है, जैसे कि कांकरोल, एक तो नाथद्वारा हो गया, कांकरोली हो गया, मंडावा के अंदर वैष्णव मंदिर है, वहां पे भी ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी अपने को ध्यान रखनी है। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली, ब से बीकानेर और ब से बच्छावत, ये अपनी पुरानी शैली है, ये पुरानी शैली है, यानी कि अपने याद करवाने की। ब से तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर होता है, और ब से ही आप लोगों को ध्यान रखना है बच्छावत होता है। क्या होता है? बच्छावत। तो बच्छावतों की जो हवेली है वो कहाँ की है? वो प्रसिद्ध है बीकानेर की। बच्छावतों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। अब देखो बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली, और इसका निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा करवाया गया था। यह पूछा जाता है, कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य प्रमुख हवेलियां देखो तो मोहता की हवेली, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरिया की हवेली, ये भी एक बार प्रश्न बना था। ये भी एक बार प्रश्न बना था बीकानेर की हवेलियों के अंदर कि रामपुरिया की हवेली कहां है। सीधा प्रश्न, रामपुरिया की हवेली कहां है? तो कहां है ये? बीकानेर के अंदर है। कहां पे? बीकानेर। निर्माण सामग्री देखिए, इसमें लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे लाल पत्थरों का उपयोग, देखो पत्थर के आधार पे अभी अपन महलों की बात कर रहे थे, तो वहां पे जोधपुर के अंदर एक उम्मेद भवन है, पता है? यदि देखोगे आप, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। रिहायशी यानी लोग अंदर रहते हैं, इतना बड़ा महल है वो। उसे जो है छीतर पैलेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे जो पत्थरों का प्रयोग होता है ना, वो छीतर पत्थर है। कैसे पत्थर है? वो छीतर पत्थर है, तो उसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे कैसे, यहाँ पे यदि देखो बीकानेर की हवेलियों के अंदर आप लोग को लाल पत्थर देखने को मिलेगा, इसलिए ज्यादातर जो है यहाँ पे आप देखोगे लालगढ़। लालगढ़ कहाँ है? वो यही है बीकानेर के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। शिल्प और सजावट देखिए, हवेलियां अपने शिल्प और वैभव के कारण विख्यात है, और इसकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी चित्रशैली का प्रयोग है यहाँ पे? आप लोगों के मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग इसके अंदर किया गया। मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली, कहां की बात हो रही? बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियां। ठीक है, चलो टालो, ले स्क्रीनशॉट फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब शेखावाटी की हवेलियां, भाई शेखावाटी में तो खूब सारी हवेलियां है ना, शेखावाटी के अंदर तो खूब सारी हवेलियां हैं। एक बार प्रश्न बना कि ऐसी कौन सी हवेली है शेखावाटी के अंदर जहां पे गोपियों को, 8 गोपियों को हाथी के रूप में दर्शाया गया है, तो वो है गोयनका की हवेली। ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, पटा रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी, और नया हो तो लिख दो कि गोयनका की हवेली जो है उसके अंदर आप लोगों के 8 कृष्ण भगवान की 8 गोपियों को हाथी के रूप में दर्शाया गया है। क्या लिखोगे? 8 गोपियों को हाथी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, गोयनका की हवेली फतेहपुर लिख लेना। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, शेखावाटी की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए, फ्रेस्को, ये भित्ति चित्र क्या होते हैं ये मैंने चित्रकला में पढ़ाया है, और चित्रकला पढ़ाई, चित्रकला से अभी हाल ही में वनपाल के अंदर एक बहुत शानदार प्रश्न बना था, जो कई सारे बच्चे सही नहीं कर पाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई सही नहीं कर पाया, सही कर पाए, क्योंकि कई सारे बच्चे यहां से पढ़ते भी हैं, तो और अन्य जगह से भी पढ़े हैं, तो वो पढ़ने में सक्रिय है तो सही करेंगे। लेकिन वो प्रश्न था कि लघु चित्र और ग्रंथ चित्र, ठीक है, वो कहां, इसकी इतनी जबरदस्त विशेषता कहां की है, जो वो विश्व भर के संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। हूबहू लाइन टू लाइन आप लोगों को क्लास में करवाया, वस्तुनिष्ठ संग्रह पुस्तक के अंदर भी दिया। ठीक है, और तो ये चीजें ध्यान रखनी है।
अब देखो मुख्य हवेलियां जो है यहाँ की भित्ति चित्रों के लिए दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध है, ये अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं नवलगढ़ के अंदर कौन कौन सी हवेलियां है। तो रूप निवास हवेली है, भगत की हवेली है, जालान की हवेली, पौधार की हवेली और बगेरिया की हवेली। ठीक है, ये क्या है, पौधार लिखा हुआ है, तो पौधार की हवेली और बगेरिया की हवेली। ये जब दे दी आप लोगों के आरबीसी की किताब में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीजें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि नवलगढ़। बिसऊ जो झुंझुनू में पड़ता है वहां पे देखो नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिंगतिया की हवेली। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अब अन्य स्थानों पे देखोगे तो डूंडलोद के अंदर देखो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है, मुकुंदगढ़ के अंदर सेठ राधा कृष्ण और केशरदेव कानोड़िया की हवेली है, चिड़ावा के अंदर बागड़िया की हवेली है और महनसर के अंदर सोने चांदी की, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना महनसर वाली, महनसर के अंदर सोने चांदी की है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, सोने चांदी की नक्काशी की गई है। ठीक है, इसलिए सोने चांदी की हवेली कहलाती है। तो ढूंढलोद की हवेली, मुकुंदगढ़ की, चिड़ावा की और महनसर की। फिर सीकर के अंदर देखो श्री माधोपुर पड़ता है, जो पहले अभी जब जिले कुछ टूटे थे और अलग से नीम का थाना को जिला बनाया था, तब श्री माधोपुर नीम का थाना के अंदर चला गया था, फिर बाद में वापस सीकर के अंदर मिला दिया। तो श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो है वो चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली प्रसिद्ध है। कौन सी? चार चौक की हवेली और चेतराम की। सीकर के अंदर गोरीलाल बियाणी की हवेली प्रसिद्ध है, सीकर के अंदर गोरीलाल बियाणी की हवेली प्रसिद्ध है। रामगढ़ के अंदर ताराचंद रुइया की हवेली प्रसिद्ध है और फतेहपुर के अंदर जो है नंदलाल देवड़ा की हवेली प्रसिद्ध है, जो भित्ति चित्रों के लिए। और फतेहपुर के अंदर ही लिख लेना गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली। अब गोयनका की और भी हवेली है, लेकिन ये प्रसिद्ध इसलिए कि कृष्ण भगवान की मतलब गोपियों को, 8 गोपियों को हाथी के रूप में दर्शाया गया चित्र यहाँ पे बना हुआ है और ये प्रश्न बन चुका है। और जिस समय बना था भाई साहब हुआ मच गया था राजस्थान के अंदर कि ये प्रश्न कहां से आया, कहां गए किताब लिखने वाले, कहां गए मास्टर पढ़ाने वाले, लाओ पकड़ गए सूली पे चढ़ाओ, इन्होंने ये नहीं पढ़ाया। इस तरीके से हर एग्जाम के अंदर आप मानकर चले 5% सवाल, 5 सवाल नहीं कह रहा हूं मैं, 5% सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 5% सवाल सभी मिला के वो आप लोगों को नए नजर आ सकते हैं या ऐसे नजर आ सकते हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि वो 95% सवालों पे फोकस करना है जो हमने पढ़ रखे हैं, जो बाकी को भी आते होंगे। 5% जो किसी को नहीं आ रहे वो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे आप लोगों की मेरिट पे। बाहर वो लोग हो रहे हैं जो 40% भी नहीं ला पा रहे, वो बाहर हो रहे हैं। तो आप लोगों को फोकस होकर स्टडी करने का ये समय है। 2 साल पहले यदि बात करें तो इतना मतलब ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि इतने मार्गदर्शक नहीं थे। अब मार्गदर्शक भैया अब इतने हो गए कि हमारे जैसे या पुराने जो भी आप देखोगे 2-5 साल पुराने या ऐसे जो स्थापित चैनल है अच्छे ढंग से, वो न तो कट ऑफ के वीडियो बनाते आजकल, न वैकेंसी आते ही वो ऐसा कोई वीडियो लेकर आगे आगे वैकेंसी आ जाओ, ऐसे भी नहीं होता। देखो आप ये चीजें मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है, आप देखना ये चीजें कम हो गई। जो मैच्योर चैनल है वो न तो कट ऑफ के वीडियो बनाएंगे, न आपको फालतू के मतलब अनावश्यक गाइडेंस के वीडियो बनाएंगे। हाँ, पढ़ाने पे फोकस बिल्कुल रहते हो, मेरी भी क्लास देख लो कंटिन्यू आ रही है, लेकिन थे देख लियो लाडला 1-2 साल मैं कट ऑफ कोई वीडियो नहीं बनायो, न इलीगल बतावा कि भाई परीक्षा आगे जा रही है कि नहीं जा रही, इससे संबंधित भी वीडियो नहीं आएंगे। ये मैच्योरिटी का प्रभाव है, सीधी सट बात है। और जो चैनल मैच्योर नहीं है, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जो चैनल मैच्योर नहीं है वो ऐसी चीजें करते हैं अभी भी, और हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे चैनल थोड़े से मैच्योरिटी के अंदर आ गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मार्गदर्शक इतने हो गए हैं कि विद्यार्थी समझ नहीं पाते नए नए, तो कि किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। ये चीजें आजकल ज्यादा इफेक्ट कर रही है, इसलिए संभल के पढ़ना और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ज्ञान की बात होगी, आगे बढ़ना। अब देखो चूरू की प्रमुख हवेली, मालजी का कमरा याद रखना, चूरू में है भाई सब मालजी रो कमरो। राम निवास जी अपर मार साहब है गुरु जी, राम निवास जी बाणे भी यूं समझ लीजिए कि राम निवास जी भी चूरू के अंदर ही है। राम निवास गोयन का है, अपने राम निवास से नहीं है, लेकिन यहाँ पे राम निवास गोयन का है। इसके अलावा ये ध्यान रखना मंत्रियों की हवेली भी कहाँ है? चूरू के अंदर। ठीक है, मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली। सीधा गोयनका की हवेली पूछे तो फतेहपुर सीकर चले जाना, और रामनिवास गोयनका पूछे तो चूरू चले जाना। फिर देखो जोधपुर के अंदर कौन कौन सी है।
जोधपुर और अन्य जिलों के अंदर। जोधपुर के अंदर है भाई साहब एक तो बड़े मियाँ की हवेली, एक पोखरण की हवेली। इसे विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि पोखरण की हवेली ऐसे जब पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि पोखरण की हवेली तो भाई साहब जैसलमेर में होगी, लेकिन पोखरण की हवेली कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ऐसे कैसे? सिसोदिया रानी का जो बाग है उससे संबंधित कंफ्यूजन होता है, सिसोदिया रानी का महल उससे संबंधित भी। वैसे ही ये ध्यान रखना है, राखी हवेली ये भी कहाँ है? आपके जोधपुर के अंदर। अब देखो टोंक के अंदर क्या है? सुनहरी कोठी है टोंक के अंदर, नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक को। इस सुनहरी कोठी के पास ही ऊंट की बलि दी जाती थी, इसके पास ही ऊंट की बलि दी जाती थी। पशुवध पे रोक लगने के कारण वो बंद कर दिया गया। उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध कौन सी है? बागौर की हवेली है, जहां पे सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है, सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पे, पगड़ी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जयपुर के अंदर देखो नटनियों की हवेली है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। मैं कह रहा हूं ये पूछ ली ना अगर डायरेक्ट कि पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली कहां है, 80% बच्चे सोचने में पड़ जाएंगे। सही तो छोड़ो, आप सोच विचार में पड़ जाएंगे ये प्रश्न कहां से आया। लेकिन मैंने आपका ध्यान इसीलिए यहाँ पे दिवाया है कि यहां से प्रश्न बन गया, बन सकता है आरबीसी के अंदर दे रखा तो बन सकता है, लेकिन यहां से बन गया तो आप गलत नहीं करके आओगे। ध्यान रखना राम प्रताप जी को, ठीक है, प्रताप नारायण जी, एक तो राम निवास गोयन का और प्रताप नारायण जी का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो छतरिया, मकबरे और दरगाह। छतरिया, मकबरे और दरगाह। छतरिया या देवल कह दिया जाता है, या क्या कह दिया जाता है? देवल। कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, जो भगवान के पास चले गए, उनकी स्मृति के अंदर मंदिर के जैसे दिखने वाली कलात्मक स्थापत्य के अंदर निर्माण किया जाता है। और ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है छतरी। इसे क्या बोलते हैं? छतरी। अब इसमें अलग अलग खंभे होते हैं और कई बार खंभों के आधार पर भी चीजें पूछ ली जाती है। तो देखो मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा है जो छतरी के अंतर्गत आती है। राजस्थान के शासक और श्रेष्ठी वर्ग जो धनी वर्ग होते थे वो ही बनाते थे ज्यादातर छतरी, क्योंकि इसके अंदर निर्माण कार्य में भी देखो पैसा लगता है। फिर वापस प्रतिष्ठित होते हैं तो वहां पे क्या है कि उसकी देख रेख वगैरह ये सारी चीजें होती। तो या तो श्रेष्ठी वर्ग, धनी वर्ग, या फिर राजा महाराजाओं के परिवार से ही किसी की छतरी बनाई जाती थी। विशेष स्मारक देखिए, मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए हैं। ठीक है, इन स्मारकों को छतरियों और देवल के नाम से जाना जाता है। और कलात्मक महत्व क्या है? स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है। अब आप जाओ रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी देखो आप, न्याय की छतरी, तो लोग देखने आते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इतनी भव्यता के साथ बनाई गई है ना। 80 खंभों की छतरी देखो आप, 84 खंभों की छतरी देखो आप। तो ये सारी चीजें जो है कलात्मकता, भव्यता लिए हुए हैं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये छतरियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। यदि आप देखोगे तो जयपुर में क्या है? गैटोर की छतरियां हैं, और गैटोर में सवाई जयसिंह की छतरी बनी हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मतलब क्या है? शासकों की छतरियां देखने को मिलती है। यहाँ पे यहाँ के शासकों की छतरियां देखने को मिलती है, कछवा वंश के शासकों की छतरियां है, कछवा वंश के शासकों की छतरियां गैटोर के अंदर देखने को मिलती है। जोधपुर के अंदर भाई साहब जसवंतड़ा बना हुआ है एक। ठीक है, इस जसवंतड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में, सरदार सिंह ने 1906 के अंदर, 1906 में अपने पिता की याद में, अपने पिता की स्मृति में, स्मृति चिन्ह नहीं होते छतरिया, क्या होती है? स्मृति चिन्ह होते। तो अपने पिता की स्मृति के अंदर इसका निर्माण करवाया। ठीक है, किसका? जसवंतड़ा का। अब ये जो मेहरानगढ़ किला है उसकी तलेटी में बना हुआ है जसवंतड़ा, सफेद पत्थरों से बना हुआ है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, जसवंत सिंह का थड़ा, जसवंतड़ा। ठीक, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया। कोटा के अंदर देखो तो आप छत्रविलास बाग है, चार बाग भी बोलते हैं जिसे। तो ये जो है आप लोगों के यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए और छतरियों के अंदर देखें तो जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग की छतरियां हैं। जैसलमेर के अंदर क्या है? बड़ा बाग की छतरियां हैं, और यहाँ बड़ा बाग की छतरियों में जैसलमेर के शासकों की छतरियां बनी हुई है। ठीक है, ये भी अपनी जो है शाही वैभव और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए जानी जाती है। राजाओं और पालीवालों की छतरियां भी देखो, यहाँ पे राजाओं और पालीवालों की छतरियां भी देखने को मिलती है। अलवर के अंदर है आप लोगों के मुशी रानी की छतरी। अलवर के अंदर मुशी रानी की छतरी है जो 80 खंभों की है,
जो कैसी है, 80 खंभों की छतरी जिसे कहा जाता है, मुशी रानी की छतरी है। मुशी रानी कौन थी, राजा थे यहाँ के बख्तावर सिंह, उनकी पासवान थी, और उनकी छतरी बनाई किसने, विनय सिंह ने बनाई। बख्तावर सिंह के पुत्र विनय सिंह ने जो है ये छतरी बनाई है। फतेह गुंबद देखने को मिलता है, ये भी अलवर के अंदर देखने को मिलता है, जो मुगल राजपूत कला का सुंदर संगम है। ये प्रश्न बन चुका है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है, करौली के अंदर है गोपाल सिंह की छतरी। ठीक है, तो गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। संगमरमर के और स्थापत्य यहाँ पे विशेष रूप से देखने को मिलता है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, ये बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। ये बनाई किसने, राव अनिरुद्ध ने बनाई है। किसने बनवाई है, राव अनिरुद्ध ने बनाई है, अपने धाबाई देवा की स्मृति में। अपने धाबाई देवा की स्मृति में। जो बोल रहा हूं वो भी आप लिख सकते हो। क्या गुरुजी इतना फास्ट क्या लिखा, आप तो चल रही हो। अरे भैया, पॉज करने का ऑप्शन देता है यूट्यूब, ठीक है, तो पॉज कर सको। या पॉज कर दियो तो मैं यूं बटर बटर रुक जाऊं पॉज में। पॉज पोजीशन यही है कि जहां पे आपने जो है पॉज दबा दिया, वहां ऐसे रुक जाएगा वीडियो, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पे आप पॉज ले सकते हो और अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। रामगढ़ सेठों की छतरिया, रामगढ़ के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, सेठों की छतरिया रामगढ़ के अंदर प्रसिद्ध है। बीकानेर के अंदर राव कल्याणमल की छतरी प्रसिद्ध है, ठीक है। जोधपुर के अंदर देखो बड़े मियाँ की हवेली, ये तो चलो अपन ने पढ़ लिया अभी, और ये हवेलियों से संबंधित ये दोनों बॉक्स जो है अपन लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये छतरियों से संबंधित चीजें ध्यान रखना। ले लो भैया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं राजस्थान के जल स्थापत्य पे। अब इसे क्या बोला जाता है, कलात्मक जल के स्रोत। इसे क्या बोलते हैं, कलात्मक जल स्रोत, यानी बावड़ियां हो गई वगैरह। अब देखो जल स्रोत यदि देखें, जो अपने को पढ़ना होता है कला संस्कृति में, वो कलात्मक जल स्रोत पढ़ने होते हैं। लेकिन जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कुएं होते हैं, कुंड होते हैं, बावड़ी होती है, और टांके होते हैं। अब टांके भी विशिष्ट रूप से बना दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है टांकों के भी विशिष्टता है। हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति देखें तो बड़ा रेतीला है अपना राजस्थान, कैसा है, रेतीला है। तो यहाँ उन्नत स्थापत्य का विकास हुआ है। कुएं, कुंड, बावड़ियां और टांके यहाँ के जल स्थापत्य की मुख्य पहचान है। और कुआं राजस्थान में एक अत्यंत उपयोगी जल स्रोत है, क्यों, कुएं में क्या है कि गहराई में पानी जो है काफी समय तक मिलता है। फिर देखो कि बांदी कुई, बांदी कुई का नाम भी किस लिए है, कुई कैसा होता है, छोटा होता है, कुआं बड़ा होता है और कुई होती है छोटी। तो बांदी कुई का नाम भी इसी कारण जो है पड़ा है। तो ये ध्यान रखना है, कुएं के नाम पे ही पड़ा है। बाटाडू का कुआं, ये बाड़मेर के अंदर है। आधुनिक पाषाण काल में बना हुआ संगमरमर का कुआं है ये। आधुनिक पाषाण काल के अंदर बना हुआ संगमरमर का कुआं है बाटाडू का कुआं, ये भी ध्यान रखना। आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूं मैं, बाटाडू कुएं का उपनाम बताना है कमेंट करके, ठीक है। अब क्या गुरुजी मैं तो नया हो तो भी आप लोगों को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैंने खुद अपनी विभिन्न क्लासों में कम से कम 25 बार करवाया बाटाडू का कुआं और चांदन नलकूप, ठीक है, बाटाडू का कुआं और चांदन नलकूप। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा तो है जल महल है आप लोगों के, और कौन सा जो है आप लोगों को ये कमेंट करके बताना। मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को निकल दे ये बार, ठीक है। तो ले स्क्रीनशॉट, कमेंट कर बताना। चांदन नलकूप का भी उपनाम बताना है, बाटाडू कुएं का भी उपनाम बताना है, ठीक है, बाटाडू कुएं का और चांदन नलकूप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्थान के अंदर ये देखते हैं तो टांके, ये जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनमें बरसाती पानी एकत्रित होता है, ठीक है। टांकों के सबसे अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिसमें जयपुर का जयगढ़ है ना, जयपुर के जयगढ़ टांकों के लिए स्पेशल जाना जाता है। ये ध्यान रखना, कभी भी टांकों के लिए यदि कोई किला पूछे तो जयपुर का जयगढ़ करके आओगे आप, ठीक है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण है। अब टांके बनाना कोई हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि टांकों में से पानी रिसाव नहीं होना चाहिए। आजकल आधुनिक जो बना हुआ है वे भी लीक हो जाएगा, और उस समय ऐसे बनाए रहते थे कि सालों साल भरे रहते थे। तो ये जबरदस्त इंजीनियरिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। अब टांकों के उदाहरण देखो तो नाकी का टांका, ये कहां है, बीकानेर के अंदर। गागरोन किला का टांका भी प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आती है भाई साहब बावड़िया। राजस्थान में जनजीवन में बावड़ियों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। बावड़िया क्या होती थी, सीढ़ी नुमा कुएं होते थे। ये क्या होते थे, सीढ़ी नुमा कुएं कह सकते हो आप, ठीक है। ये देखो बावड़िया तो सबने देखी होगी, स्टेप वेल्स बोला जाता है। बूंदी के अंदर बहुत सारी बावड़िया है, तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं बूंदी को, ठीक है ना। अब देखो इनके जो है निर्माण में उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखते थे। ये मुख्य रूप से राज परिवार के सदस्यों, रानियों, राजमाताओं, श्रेष्ठी वर्ग द्वारा बनवाई जाती थी, और इनके निर्माण से संबंधित सूचनाएं जो है शिलालेखों पर भी अंकित होती थी, ठीक है। अब देखो पाटन के अंदर जो है रानी भाव है, आप लोगों को पता है पाटन के अंदर रानी भाव है। बताओ
भारतीय मुद्रा के कौन से नोट के ऊपर रानी बाव का चित्र देखने को मिलता है? रानी बाव, देखो रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है और रानी बाव जो है वो पाटन गुजरात के अंदर है। पाटन गुजरात वाली रानी बाव का चित्र भारतीय मुद्रा के कौन से नोट पे देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चांद बावड़ी ये कहाँ है? दौसा के अंदर है, आवानेरी दौसा में। एक बार पूछा कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है राजा चंद ने करवाया। इस राजा चंद को कई बार राजा चांद के नाम से भी जानते हैं, जो निकुंभ वंशी राजा थे। ठीक है, और निर्माण करवाया किस काल में? तो कछवा वंश के काल में करवाया है, लेकिन करवाया किसने है? निकुंभ वंशी राजा चंद ने करवाया है। ठीक है, इसके अंदर दो प्रमुख गेट है, एक तो उजियारी और एक अंधारी। लिख लो, पेन चलानी जरूरी है। इसके दो प्रमुख गेट है, एक उजियारी और एक अंधारी। नहीं दे रखा आरबीसी के अंदर, मैं लिखवा रहा हूं आपको। राजा चंद लिख लेना और दो प्रमुख गेट लिख लेना, उजियारी और अंधेरी। ठीक है, नाहरगढ़ की बावड़ी भी प्रसिद्ध है, तोरना बावड़ी भी प्रसिद्ध है। यहाँ देखा तो बावड़ियां और घनी है। ठीक है, और बहुत है। नौलखा बावड़ी प्रसिद्ध है, प्रेम अपने राज सिंह जी की पत्नी जो है उन्होंने प्रेमल दे ने करवाया, जिसका प्रेम रसदे ने निर्माण करवाया। बहुत सारी बावड़ी है, कातन बावड़ी है ना, आलूदा बावुना की बावड़ी वगैरह खूब है। और बावड़ी और मैं टॉपिक करा रखी है, पूरा पूरा थे, देख सको, सर्च करें, ये चीजें देख लिया करो। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। देखो प्रमुख कलात्मक बावड़ियों में चांद बावड़ी बांदी कुई के निकट है कहाँ? आवानेरी दौसा के अंदर। कहाँ पे है? आवानेरी दौसा के अंदर। जो स्पेशली आपके आरबीसी में दे रखी है वो ये है, राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी मानते हैं और राजा चांद ने जो है इसका निर्माण करवाया, निकुंभ वंशी राजा थे ये। त्रिमुखी बावड़ी ये कहाँ है आपके? ये उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने निर्माण करवाया है। ठीक है, राम रसदे ने निर्माण करवाया। नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल दे ने करवाया। नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल दे ने करवाया और यहाँ इनका निर्माण रानी राम रसदे ने करवाया है। नौलखा बावड़ी ये रही, डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध बावड़ी जो आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया है। ठीक है, ये दोनों ही कंफ्यूज करती है। मैंने भी शायद अभी फ्लो में ये प्रेमल देवी या त्रिमुखी बावड़ी बोला है, अभी देख लेना, आप बैक जाके देख सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने जो है कहीं ना कहीं इसको क्रॉस मैच किया, यहाँ पे बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी जो है वो रानी राम रसदे ने निर्माण करवाया और नौलखा बावड़ी जो है आपके वो प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है जिसे, रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने करवाया है 1699 ईस्वी के अंदर। कब करवाया? 1699। रानी बाव कहाँ है? पाटन गुजरात में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, और यदि देखें जल स्रोत के अंदर तो बड़े तालाब और बांध आते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर देखोगे तो बड़े बड़े तालाब और बांध देखने को मिलते हैं, जो 11वीं से 17वीं सदी के अंदर विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। दो पहाड़ों के बीच जो है स्थान को रोककर धूप और धूल और पत्थरों का बांध बना दिया जाता है। ठीक है, बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता है और बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे वृक्षों की पंक्तियां लगाकर इन पक्के बांध को जोड़ दिया जाता था, नीचे से मतलब वापस जोड़ भी देते थे। ठीक है, इनके यदि आप देखो बांध यानी झीलें आप कह सकते हो, झीलों का रूप भी है, नदियों को रोक के झीलें भी बनाई गई। तो इसमें मुख्य उदाहरण देखते हैं तो पिछोला उदयपुर का, गैप सागर डूंगरपुर है, राजसमंद जो है आपके, राजसमंद पहले राजनगर के नाम से जानते थे, अब राजसमंद खुद जिला है। ठीक है, जयसमंद है सलूमर के अंदर, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये इसके अंदर आ जाती है, जिसमें आपके आरबीसी में अब राजसमंद की कुछ विशेषता दे रखी है। तो देखिए राजसमंद जो है, राजसमंद मान दे रखा नहीं, वही राजसमंद झील है। इसे दुष्काल यानी अकाल से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया था, अकाल राहत कार्य के दौरान बनाया था। और इस पर जो है नौ चौकी नामक स्थान पर तीन तीन भाग वाली तीन छतरियां बनी हुई है, तीन तीन भाग वाली, देखो इस तरीके से छतरियां बनी हुई है। नौ चौकी पाल, उत्तरी पाल इसकी नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाती है, नौ सिड्डियां हैं इसलिए नौ चौकी पाल। ये छतरियां तक्षण कला यानी स्टोन कार्विंग की दृष्टि से अनुपम है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। और भाई साहब इसी के साथ में ये स्थापत्य वाला जो है चैप्टर आप लोगों के पूरा हो गया। कल अपन चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, 7वां ही है ना? हाँ 7वां ही है। कौन सा है? लोक संगीत का चैप्टर है, मजा आएगा उसके अंदर आप लोगों को। अब स्थापत्य वाला दुर्ग वगैरह ये मंदिर वंदिर महल वहल सब कंप्लीट करवा दिए। अब आप लोगों के आएगा लोक संगीत वाला चैप्टर आएगा, उसके बाद में लोक नृत्य लोक नाट्य वाला आएगा। 10वीं की किताब पूरी होते होते आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे अपन व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पर्यटन स्थल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो है अपन पढ़ेंगे, है ना, भाषा साहित्य वगैरह ये पढ़ेंगे।
तो इतनी सारी चीजें आपके कवर हो जाएगी कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ आप तो भाई साहब, क्यों 10वीं और 9वीं दो मेन किताबें जहां से कर्मचारी चयन बोर्ड दबा के प्रश्न पूछ रहा। अभी हाल ही में उदाहरण है आप लोगों के पास में, वनपाल के एग्जाम के अंदर देखना, राजस्थान जीके के सारे सवाल 9वीं 10वीं की किताब से उठाए आरबीएससी वाली, और आप लोगों को भटकने तक की जरूरत नहीं है। अपन ने वस्तुनिष्ठ संग्रह आप लोगों को इतना शानदार दे रखा है कि उससे आप लोगों को पूरी पूरी जो है सारे प्रश्न मिल रहे हैं। इसके अलावा जीजीडी ऐप पर जाओ और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उनसे निरंतर अभ्यास करते रहो। कहीं भी पिछड़ने वाले आप नहीं हो, लेकिन पढ़ना भैया नियमित पढ़ेगा। नियमित रहोगे तो फायदा आप लोगों को ही मिलना है। तो जितनी कोशिश हो 8 बजे ही क्लास देखा करें ताकि आप लोगों की नियमितता बने। 17 काम होते हैं, मैं समझता हूं आप लोगों के पास में मेरे से ज्यादा काम है। 17 काम होते हैं अपने पास में, लेकिन वो 17 कामों को छोड़ के इस काम को प्राथमिकता देनी है यदि कैरियर बनाना है तो। नियमित रहना सीख जाओ, बाकी कोई भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।